फ्रेंड्स, आज की कहानी है कमीना भाई भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा, कृतिका ने रोशनी से कहा, अब तुम कभी यहाँ से जाना चाहोगी तब भी मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अब तू ही मेरी बेटी है, सबसे बड़ी बेटी और सबसे प्यारी बेटी। कृतिका ने ये कहते हुए उसे अपने गले लगा लिया। अब आगे, आज रोशनी बहुत अच्छा फील कर रही थी। रोज रात उसे भाई की मार खानी पड़ती थी, पर इस नए शहर में, नए घर में आज बहुत सुकून मिला था उसे। जिंदगी में पहली बार बिना मार खाए नरम नरम बिस्तर पर वह सो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो ख्वाबों की दुनिया में हो। यूं तो विनीत की हरकतें उसके प्रति ठीक न थी, पर अभी तक उसने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी और इस बात से उसको बहुत राहत थी। विनीत चाहे जैसा भी था, पर उसे देखकर न जाने क्यों उसे गुस्सा नहीं आता था। उसने झूठ बोला उसे, फरेब किया उसे, फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल में उसके प्रति एक अपनेपन की भावना थी। शायद इसीलिए, क्योंकि उसके जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी में सहारा तो विनीत ने ही उसे दिया था, वरना न मालूम आज उसका क्या होता। हो सकता है आज वो इस दुनिया में भी ना होती और फिर कृतिका और उसके दो प्यारे प्यारे छोटे बच्चे उसके जीवन में खुशियां लाने के लिए काफी थे। बहुत देर तक वह इन्हीं विचारों में खोई रही और फिर कब उसे नींद आ गई उसे पता भी न चला। जब उसकी नींद खुली तो अचानक उसे अपने जिस्म पर दो हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। वो घबरा गई और तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ गई, पर उसके यूं अचानक उठकर बैठते ही उसका टॉप उसके जिस्म से अलग हो गया। उसने देखा उसके बेड पर विनीत था। वो कुछ कहने को थी, तभी विनीत ने तुरंत अपने होठों पर दो उंगलियां रखते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया और उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोला, एक शब्द भी ना बोलना, वरना कृतिका और बच्चे जाग जाएंगे। अभी सब गहरी नींद में हैं और यहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मुश्किल से ये खूबसूरत पल हमें मिला है जो तुम मेरे साथ हो और तुम्हारा ये खूबसूरत हुस्न मेरी बाहों में है। आज कुछ ना बोलो और थोड़ी देर तक अपने हुस्न का जाम मुझे पीने दो। रोशनी परेशान हो गई। उसके कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। इस समय न तो वो चिल्ला सकती थी और न ही किसी तरह का कोई विरोध कर सकती थी, क्योंकि इससे स्थिति और भी बिगड़ सकती थी। विनीत कृतिका की नजरों में गिर जाता, अपने बच्चों की नजरों में गिर जाता और उसे भी क्या हासिल होता। फिर विनीत जैसा भी था, पर कृतिका का पति था, इसलिए अगर वो विरोध करती है और कृतिका को इस अनैतिक संबंध के बारे में पता लग जाता है तो क्या कृतिका उसको सपोर्ट करेगी? क्या कृतिका उसे इस घर में रहने देगी या विनीत कृतिका को छोड़कर उससे शादी कर लेगा? और अगर विनीत उसके प्यार में पागल होकर ऐसा कोई कदम उठा भी ले तो कितना गलत होगा यह। एक अच्छा भला हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाएगा। फिर एक कटु सत्य यह भी है कि एक हिंदुस्तानी स्त्री गलत होने पर भी साथ हमेशा अपने पति का ही देती है। मतलब ये कि विनीत के सच का पर्दाफाश अगर हो जाता है तो इसमें उसका ही अहित है, क्योंकि तब निश्चित रूप से उसको ही घर से निकलना पड़ेगा, चाहे मजबूरी में ही सही, पर कृतिका पति का ही साथ देगी, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी पूरी गृहस्थी उजड़ जाएगी। और यह भी सच है, अगर किसी लड़की के पास कोई बैक होता है, कोई सहारा होता है, कोई अपना होता है, तब उसके अंदर विरोध की ताकत भी होती है। लेकिन एक अकेली लड़की जिसका कोई अपना न हो, कोई दोस्त न हो, कोई सहारा न हो, उसके आगे ऐसी विषम परिस्थितियों में समझौता करने के सिवा और कोई विकल्प नहीं होता। हाँ, सुसाइड जरूर वो कर सकती है, पर किसी समस्या का यह हल तो नहीं है ना। इस बेरहम समाज से प्रताड़ित होकर रोजाना न जाने कितनी लड़कियां आत्महत्या कर लेती है, पर क्या होता है? क्या कोई फर्क पड़ता है इससे? क्या समाज में कुछ बदलाव आता है इससे? फिर आत्महत्या करना भी तो एक अपराध ही है। इसलिए ऐसे मौकों पर इंसान को अपनी जान देने के बजाय परिस्थितियों से लड़ना चाहिए। समस्या कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, पर जिंदगी से हार कर मौत को गले लगाना समस्या को और भी गंभीर बना देता है और अपराध को भी बढ़ावा देता है। रोशनी ने सोचा, विनीत पर इस समय वासना का भूत सवार है और इस समय वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि जब भी किसी इंसान पर वासना का भूत सवार होता है उस समय उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है और वो अपनी वासना की आग को बुझाने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि अपनी इच्छा पूरी न होने पर किसी का खून भी कर सकता है।
काफी देर सोचने विचारने के बाद रोशनी ने विनीत का विरोध करने की बजाय उसको अपनी बाहों में ले लिया और बोली, आज मेरे बदन में बहुत दर्द है, प्लीज, मैं बहुत थकी भी हूँ। कितने दिन बाद आसुक चैन की नींद सो रही हूँ, पर तुमने मुझे उठा दिया। प्लीज आज नहीं, फिर कभी। रोशनी की इस प्यार भरी स्वीकृति का विनीत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और उसने उसके होठों को चूमते हुए कहा, ओके माय डार्लिंग, तुमने इतना कह दिया, यही बहुत है मेरे लिए। और फिर उसने रोशनी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। हाँ, थोड़ी देर तक उसे किस जरूर करता रहा, लेकिन उसके बाद वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। विनीत के जाने के बाद रोशनी ने सोचा, ये सच है, इंसान में मानवीयता अभी जिंदा है। अगर ऐसा ना होता तो आज विनीत किसी भी कीमत पर उसे छोड़ता ना और अपने इस नाजायज प्यार को मुकम्मल अंजाम देने से कभी ना चूकता। भले ही बाद में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आता, लेकिन मुझे अब विनीत की इस मानवीयता को जिंदा करना होगा और अब मेरे इस काम में कृतिका और उसके बच्चे ही मेरे सहायक होंगे। बहुत देर तक अपने जीवन में आए इस नए तूफान से सही सलामत बचकर निकलने के बारे में वो सोचती रही और फाइनली ये निश्चय किया, अब उसे कोई ऐसा ताना बाना बुनना पड़ेगा जिससे विनीत को खुद इस बात का एहसास हो कि उसकी ये हरकत सही नहीं है, क्योंकि उसकी इस गलत हरकत के कारण उसके परिवार की खुशियों में ग्रहण लग जाएगा और यह भी हो सकता है कि कल की तारीख में उसकी पूरी जवानी हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे दफन हो जाए। अपने इन विचारों में उलझी रोशनी को अपने जिस्म का होश न रहा और अचानक जब उसने अपने अधखुले बदन को देखा तो तुरंत चादर तानकर सो गई। रोशनी की जब नींद खुली उस समय सुबह के 5 बजे थे। वो जल्दी से फ्रेश हुई और किचन में जाकर उसने चाय बनाई और चाय की ट्रे लेकर कृतिका के कमरे में आ गई। कृतिका ने सामने रोशनी के हाथों में चाय की ट्रे देखकर उसे अंदर बुलाया और बोली, अरे बेटा, इतनी सुबह सुबह तुमने उठकर चाय बनाई, मुझे जगाया क्यों नहीं? क्यों, क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं सुबह सुबह उठकर आपको अपने हाथों से बनी चाय पिला सकूं? रोशनी ने कहा, अरे नहीं बेटा, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन अभी कल ही तो तू आई है, 1-2 दिन आराम कर लेती। और फिर इतनी भी जल्दी क्या है चाय बनाने की? इसलिए क्योंकि मैं रोज सुबह सुबह अपने घर में चाय बनाती थी अपने भाई के लिए, और वैसे भी सुबह जल्दी उठने की मेरी आदत है, इसलिए फ्रेश होकर सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए चाय बनाई। और बेटा, तूने अपने लिए चाय बनाई या नहीं? बनाई है तो बेटा तू भी अपनी चाय का कप लेकर यहीं आ जा। जी अभी आती हूँ। रोशनी के जाते ही कृतिका ने विनीत को उठाते हुए कहा, अरे सुनते हो जी, देखो रोशनी बिटिया हमारे लिए इतनी सुबह चाय लेकर आई है और तुम अभी तक सो रहे हो, जल्दी उठो और चाय पियो। चाय कहाँ है? चाय लाओ दो। ये लो। कृतिका ने विनीत के हाथ में चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, वाह क्या चाय बनाई है, इतनी बढ़िया चाय तुमने तो आज तक कभी नहीं पिलाई मुझे। जब बेटी इतनी प्यारी है तो उसकी बनाई चाय बढ़िया तो होगी ही ना। तभी रोशनी अपनी चाय का कप लेकर आ गई। आओ बेटा, मेरे पास बैठो, बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने, इन्हें भी बहुत पसंद आई। थैंक्स अंकल आंटी। आंटी नहीं, मुझे माँ कहो, क्योंकि तू मेरी बेटी जैसी है, सबसे बड़ी बेटी और सबसे प्यारी बेटी, और आप भी तो मेरी सबसे प्यारी माँ है। यह कहते हुए रोशनी ने अपनी माँ के पैर पकड़ लिए। जीती रह बेटी, कृतिका ने रोशनी के माथे को चूमते हुए कहा। तब रोशनी ने चाय पीते हुए माँ से पूछा, माँ बच्चों के लिए टिफिन में क्या बनाना है? उन्हें कितने बजे स्कूल जाना है? अरे बेटा, मैं भी बच्चों के लिए पराठा और सब्जी बना देती हूँ, तू क्यों चिंता करती है? आप भी कैसी बातें करती हैं माँ, वो मेरे छोटे भाई बहन हैं, तो मैं उनकी चिंता क्यों नहीं करूँगी। आज से मैं ही उनके लिए टिफिन बनाऊंगी। आप तो बस ये बताइए कि उनके लिए बनाना क्या है? बेटा पराठा और भिंडी की सब्जी बनानी है, क्योंकि बच्चों को भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है। और अंकल के लिए क्या खाना बना दूं? उन्हें भी तो 10 बजे जाना होगा ना। बेटा अंकल नहीं, अब ये तेरे पापा हैं और ये रोज घर से चावल दाल रोटी सब्जी खाकर 11 बजे काम पर निकलते हैं। तभी विनीत झल्लाते हुए कृतिका से बोला, पागल हो गई हो क्या? कहीं तेरा दिमाग फिर तो नहीं गया? इस एक दिन की छोकरी पर इतना भरोसा कर लिया तूने, खुद उसकी मम्मी बन गई और मुझे पापा बना दिया। अरे कुछ दिन तो काम करने दो उसे, उसके बाद कोई रिश्ता जोड़ना।
अभी से इतना मुंह लगाने की जरूरत नहीं है, आप चुप रहिए। मैं पहचानती हूँ अपनी बेटी को, ये मेरे साथ ही रहेगी, मेरी बेटी बनकर। और आप भी इसके पापा हैं आज से। सुना आपने, इतनी प्यारी बेटी पर शक कर रहे हैं आप, जबकि आप ही तो इसे गांव से लेकर आए हैं। फिर ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? और वैसे भी अब तो हम ही इसका सहारा है। फिर रोशनी के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, बेटी तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। कभी यह ना समझना कि तू हम पर बोझ है, बल्कि तू तो हमारी मददगार है। क्योंकि जितनी तुझको हमारी जरूरत है, उसे कहीं ज्यादा हमें भी तुम्हारी जरूरत है। हमारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत है और उन्हें भी तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि इनके खाने पीने और घर के काम के इतने नखरे हैं कि मैं अकेले उन्हें पूरा नहीं कर पाती। अब तू आ गई है बेटी, तो कुछ मेरे को भी आराम मिल जाएगा और कुछ इन्हें भी। और सुन, तो इनकी बात का बुरा ना मानना। जी माँ जी, मैं क्यों बुरा मानूंगी, और अब तो ये मेरे पापा भी हैं। रोशनी ने विनीत को देखते हुए कहा। विनीत ने तब अपनी आंखें तरेते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। इतने में बच्चे भी उठ गए और रोशनी को देखते ही उसे लिपट गए और बोले, गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग मोहित, गुड मॉर्निंग निशा। पर तुमने मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला? सॉरी दीदी। ये कहकर दोनों ने तब मम्मी पापा को भी गुड मॉर्निंग बोला। गुड मॉर्निंग बच्चों, उठो और फटाफट स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, वरना फिर बस छूट जाएगी। और आज पापा इतने थके हैं कि तुम्हें गाड़ी से छोड़ने भी नहीं जा पाएंगे, तो हम दीदी के साथ चले जाएंगे। दोनों बच्चों ने एक स्वर में कहा, तुम्हारी दीदी भी आज बहुत थकी है और दीदी को ज्यादा परेशान न किया करो। बच्चों को समय से तैयार होकर स्कूल बस से स्कूल जाना चाहिए, कृतिका ने कहा। ओके मम्मी। ये कहकर दोनों बच्चे स्कूल की तैयारी में लग गए। मम्मी मैं भी जाती हूँ भिंडी की सब्जी और पराठा बनाने, वरना बच्चों का टिफिन समय से तैयार नहीं हो पाएगा, रोशनी ने कहा। ठीक है बेटा, तू चल, मैं भी अभी आती हूँ, कृतिका ने कहा। नहीं मम्मी, आज आप आराम कीजिए, खाना मैं बनाती हूँ, आप बताइएगा कि कैसा बना है। ठीक है बेटी, मगर इतना सारा काम तो अकेले कैसे करेगी? आप चिंता ना करें माँ, मैं सब संभाल लूंगी, रोशनी ने कहा और किचन में चली गई। कितनी प्यारी है बेटी, बिना कुछ कहे खुद ही काम में जुट गई। चाय बनाई और अब बच्चों के लिए टिफिन भी तैयार कर रही है और बोलती है खाना भी बनाएगी। घर का इतना काम और वो भी खुशी खुशी करना, सच हीरा है मेरी बेटी, लाखों में एक है। इतनी अच्छी और प्यारी बेटी पर कोई जुल्म कैसे ढा सकता है? क्या ऐसा भी कोई भाई हो सकता है जो अपनी इतनी प्यारी बहन पर हाथ उठाए? कृतिका ने विनीत से कहा। होता है, बहुत घरों में ऐसा ही होता है। इस दुनिया में इतना अन्याय है जिसकी शायद तुम कल्पना भी ना कर सको, पर क्या कर सकते हैं हम? इसी को इंसान की किस्मत कहते हैं, जबकि कुछ लोग इसे पूरा जन्म में के पापों का प्रतिफल बताते हैं। सही कहा आपने, और इसीलिए भगवान भी समय समय पर हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। अब देखिए ना, आपने रोशनी को यहाँ लाकर कितना अच्छा काम किया, उसके भाई के जुल्मों से उसे बचाया, वरना इतनी प्यारी बेटी शायद आज इस दुनिया में ही ना होती। अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी रोशनी बिटिया का पूरा ख्याल रखें और उसे कभी तकलीफ ना दें, कभी भी ऐसा कोई काम ना करे कि उसकी आंखों में हमारी वजह से आंसू आए। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, मगर आगे वो कुछ भी ना बोल पाया, क्योंकि उसकी नजर में तो रोशनी कुछ और ही थी और उसको अपने साथ लाया भी था वो तो इसीलिए, ताकि उसके साथ अपनी रातों को रंगीन कर सके। उफ, कितनी देर हो गई, रोशनी बिटिया अकेले परेशान हो रही होगी और हम लोग अभी तक बिस्तर में ही पड़े हैं। चलिए उठिए और आप भी नहा धो लीजिए और मैं देखती हूँ रोशनी बिटिया क्या कर रही है। अभी तो उसे ये भी नहीं ठीक से पता होगा कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। ठीक है, मैं भी पहले फ्रेश हो लूं, फिर सोचता हूँ आगे क्या करना है, विनीत ने कहा और बाथरूम में चला गया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।